आज मैं एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ कुछ दोस्त एक ऐसी दुनिया के अंदर फंस जाते हैं जहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखता। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो दुनिया पृथ्वी है या फिर कोई और प्लेनेट। अब ये दोस्त किस तरीके से इस जगह से बाहर निकलेंगे यही आपको इस कहानी के अंदर देखना है। स्टार्टिंग में हमें एक लड़के आरिसू को दिखाया जाता है। वो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है। उसे गेम खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। तभी उसके रूम के अंदर उसका भाई वहाँ आ जाता है। उसका भाई इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वो घर पर बैठकर सिर्फ गेम खेलता है, जबकि उसे कहीं जॉब ढूंढकर जॉब करनी चाहिए। वो आरिसू से बोलता है। इस बात से डैड भी बहुत ज्यादा नाराज होंगे। आरिसू बिना अपने भाई को जवाब दिए ही अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर उसके डैड खड़े होते हैं। वो उन्हें भी बिना कुछ बताए अपने घर से बाहर चला जाता है। आरिसू अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है कि उसका घर पर झगड़ा हो गया है और इसीलिए वो घर छोड़कर जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है। इसका नाम है कारुबे। कारुबे की लाइफ भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रही होती। उसका अपनी बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ ही चक्कर चल रहा होता है और ये चीज उसका बॉस देख लेता है, इसीलिए उसे काम पर से निकाल दिया जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें आरिसू के तीसरे फ्रेंड को दिखाया जाता है। इसका नाम है शोता। शोता भी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी भी जॉब कुछ खास नहीं चल रही थी। तभी शोता की मॉम उससे पैसे मांगने के लिए आ जाती हैं क्योंकि उन्हें भी जरूरत पड़ रही थी। शोता किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ करता है और वो अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन अब वो मना कर देता है कि अब वो पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि उसे पैसों की खुद भी जरूरत है और उसकी जॉब में इतने पैसे वो नहीं कमाता। अब वो तीनों दोस्त आपस में मिल जाते हैं और मिलकर काफी मस्ती करने लगते हैं। वो साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। अपनी परेशानियों को भूलकर वो मजे कर रहे थे। वहीं शहर में काफी ज्यादा भीड़ थी। वो भीड़ के अंदर ही मस्ती कर रहे थे। वो तीनों चलती हुई रोड पर मजे कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी सारी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस पहुंच जाती है। वो तीनों भागकर एक पब्लिक टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही होती। अभी तक तो शहर में काफी ज्यादा शोर हो रहा था, लेकिन अचानक से शांति हो गई। उन तीनों को लगता है पुलिस जा चुकी है। वो टॉयलेट से बाहर निकलते हैं। वो रोड पर वापस आते हैं और देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। पूरी रोड सुनसान पड़ी हुई थी, जैसे मानो दुनिया के सारे लोग कहीं चले गए हों। वहाँ पर बाकी सब कुछ था, लेकिन सिर्फ इंसान गायब हो चुके थे। वो तीनों दिमाग लगाते हैं कि शायद पूरे शहर के लोग कहीं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गए हैं। इसीलिए कारुबे अपनी शॉप पर जाता है जहाँ पर वो काम किया करता था, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी नहीं होता। वहीं दूसरी साइड शोता भी अपनी कंपनी में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी नहीं होता। आरिसू मेन रोड पर ही खड़ा हुआ था क्योंकि वो तो अपना घर छोड़कर आ चुका था, इसीलिए उसे अपने घर वापस नहीं जाना था। वो तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे और वो डर कर वहीं रोड पर बैठ जाते हैं। ऐसा करते करते रात हो जाती है और रात तक भी वहाँ उन्हें कोई भी नहीं दिखता। वो तीनों अपना दिमाग लगाने लगते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं ज़ॉम्बीज के बारे में। उन्हें लगता है उनकी दुनिया में कहीं सभी लोग ज़ॉम्बीज तो नहीं बन गए। वो तीनों बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने वाली बिल्डिंग चमकने लगती है। उस बिल्डिंग पर लिखा हुआ होता है गेम शुरू होने वाला है। चौंकने वाली बात ये थी पूरे शहर के अंदर लाइट नहीं थी, सिर्फ वही एक बिल्डिंग चमक रही थी। शहर के अंदर उन्हें इंडिकेशंस दिखने लगते हैं जहाँ पर मार्क लगे हुए थे कि गेम कहाँ शुरू होने वाला है। वो उन मार्क का पीछा करते हुए एक जीएम होटल पर पहुंचते हैं। जब वो उस होटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें दिखता है कि बाहर ही 6 मोबाइल रखे हुए हैं। वो तीनों दोस्त एक एक मोबाइल उठा लेते हैं और उसको ऑन कर लेते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ आता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट बाद गेम शुरू हो जाएगा। तभी अचानक से उनके सामने से एक और लड़की आती है। वो अपना नाम उन्हें शिबुकी बताती है। शिबुकी उन्हें बताती है कि मैं और कुछ नहीं जानती, बस हमें ये गेम खेलना होगा। वो शिबुकी की बात को नहीं मानते और वो डिसाइड करते हैं कि वो उस होटल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी शिबुकी शोटा के आइडेंटिटी कार्ड को उठाकर होटल से बाहर फेंकती है। शोटा का आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अगर उन्होंने बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो लेजर अटैक से मारे जाएंगे। लास्ट 10 सेकंड बचे होते हैं, तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है। उसे भी गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे वो लोग मोबाइल दे देते हैं और अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका था। उन सभी को गेम खेलना होगा। वो पांचों लोग एक लिफ्ट के अंदर चढ़ जाते हैं। वो लिफ्ट उन्हें 6th फ्लोर पर ले जाती है। वो एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं और वो कमरा पूरी तरीके से खाली पड़ा
पड़ा हुआ था। कमरे से बाहर निकलने के 2 दरवाजे थे और उन्हें सही दरवाजे को चुनना था, लेकिन ये काम उन्हें एक टाइम लिमिट के अंदर करना होगा। उन्हें 2 मिनट के अंदर एक सही दरवाजे को चुनना होगा। एक दरवाजे पर लिखा होता है लाइफ यानी कि जिंदगी और दूसरे दरवाजे पर लिखा होता है डेथ यानी कि मौत। लास्ट में जो लड़की आई थी वो भागकर लाइफ वाला दरवाजा खोल देती है, लेकिन दरवाजे खोलते ही उसके मुंह पर लेजर पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगर दरवाजे पर जिंदगी लिखी हुई है यानी कि उसके पीछे मौत भी हो सकती है, या फिर दरवाजे पर मौत भी लिखा हुआ है तो उसके पीछे जिंदगी भी हो सकती है। आखिरी सेकंड पर वो चारों लोग भागकर डेथ वाले दरवाजे में घुस जाते हैं। वो देखते हैं अगर वो वहां टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो उस पूरे रूम के अंदर आग लग जाती है। अभी वो सब लोग बच चुके थे। अगले रूम के अंदर भी उन्हें लाइफ और डेथ में से एक दरवाजे को चुनना था, लेकिन इस बार उनकी टाइम लिमिट 10 सेकंड घट चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड थे। वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सही दरवाजा कौन सा है। एक गलत दरवाजा चुनते ही उन सभी की मौत हो जाएगी। आखिरी सेकंड पर वो सभी लोग भागकर डेथ वाले दरवाजे को खोल देते हैं और वो दरवाजा सही होता है। वो दोबारा से बच जाते हैं। अगले रूम के अंदर भी उनके पास 2 दरवाजे थे, लाइफ और डेथ। लेकिन अब आरिसू को काफी कुछ समझ आने लगा था। क्योंकि वो गेमिंग बहुत ज्यादा किया करता था, इसीलिए उसे ऐसी पजल सॉल्व करना आता था। अब आरिसू अपना दिमाग लगाकर उस बिल्डिंग का डायमीटर निकाल लेता है। उसे पता चलता है ये बिल्डिंग चौकोर है, यानी बिल्डिंग के अंदर टोटल 9 कमरे होने चाहिए। 2 कमरे वो लोग ऑलरेडी पार कर चुके थे। वो शिबुकी से कागज और पेन मांगता है, जिसके बाद वो उस कागज पर उस बिल्डिंग का डायमीटर ड्रॉ कर देता है। अब उसे पता चल चुका था कि सही कमरा कौन सा है। ऐसा करते करते वो सभी लोग आगे के 5 और कमरों को पार कर देते हैं। लेकिन जब वो लोग आखिरी कमरे में पहुंचते हैं वहां पर आरिसू कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने जो मैप ड्रॉ किया था उसके हिसाब से वो कमरा आखिरी कमरा होना चाहिए था, यानी कि अभी तक उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन वहां पर एक और कमरा था। आरिसू अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा ठीक करता है और उन्हें पता चल जाता है सही दरवाजा कौन सा है। बिल्कुल आखिरी सेकंड पर वो लोग भागकर उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन शोता के पैर में आग लग जाती है। वो लोग आग तो बुझा देते हैं, लेकिन शोता अब घायल हो चुका था। जब वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक ताश का पत्ता पड़ा हुआ मिलता है। वो ताश के पत्ते का नंबर था चिड़ी का 3रा नंबर, और तभी उनके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि चिड़ी के 3 नंबर के मुताबिक उन्हें 3 दिन का वीजा मिल गया है, यानी कि 3 दिनों तक वो बिना गेम खेले इस दुनिया में रह सकते हैं। लेकिन 3 दिन खत्म होने के बाद उन्हें एक और गेम खेलना होगा और ऐसे ही वीजा लेना होगा। लेकिन अगर चौथे दिन तक भी वो लोग गेम नहीं खेलते तो उन्हें मार दिया जाएगा। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, लेकिन तभी उनके सामने जख्मी हालत में एक आदमी आता है। वो उन लोगों से बताता है कि उसका वीजा खत्म हो चुका है। तभी आसमान से एक लेजर आती है और उसको मार डालती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई थी। बिल्डिंग के नजारे से हम लोग देख सकते हैं कि उस दुनिया के अंदर कितने सारे लोगों को लेजर से मारा जा रहा है, यानी कि जिसका भी वीजा एक्सपायर होगा उसे लेजर के जरिए मार दिया जाएगा। अब इस दुनिया में ये चल क्या रहा है किसी को नहीं पता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बिल्डिंग पर खड़ी हुई लड़की का पास्ट दिखाया जाता है। उस लड़की का नाम है ओसागी। वो पुराने दिनों में अपने डैड के साथ रॉक क्लाइंबिंग किया करती थी। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है और हमें उसी शहर को दिखाया जाता है। वहाँ पर अभी भी पूरा शहर शांत पड़ा हुआ था। वहीं आरिसू एक गाड़ी का लॉक तोड़ लेता है। उसे लग रहा था कि शायद टोक्यो से बाहर सब चीजें नॉर्मल हो, लेकिन जब वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होती। उस गाड़ी के अंदर कुछ सब्जियां भी रखी हुई थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो सब्जियां 7 या फिर 8 दिन पुरानी हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। आरिसू अपने दोस्तों के पास वापस लौट जाता है। वो सभी लोग एक मॉल के अंदर जाकर वहाँ से खाने पीने की चीजों को उठा लेते हैं। फिर वो लोग एक होटल के अंदर बैठकर आराम से खाना खा लेते हैं। अब क्योंकि लगभग पूरा शहर खाली था, इसीलिए वो लोग एक घर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ शिबुकी शोटा के पैर पर पट्टियां बांधती है और सोचने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से वो लोग किस दुनिया के अंदर आ गए और ये गेम कौन करवा रहा है, जहाँ शिबुकी उन्हें बताती है कि पहले भी उसने एक और गेम खेला था। उस गेम के अंदर बाकी सभी लोग मर गए थे और सिर्फ वही जिंदा बची थी। लेकिन अब वो सब लोग सोचते हैं कि सोचने से कोई फायदा नहीं है। वो लोग एक ऐसी दुनिया के अंदर हैं जहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए उन्हें मस्ती करनी चाहिए। लेकिन आरिसू अभी भी परेशान था। वो उन्हें समझाता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अगर वीजा एक्सपायर होने से पहले हमने गेम नहीं खेला तो हम भी मारे जाएंगे, और अगर हम गेम खेलने जाते हैं तो गेम के अंदर भी मारे जा सकते हैं। साथ ही में उनका दोस्त शोता अभी भी घायल है। उसकी हालत नहीं है कि वो अभी कोई गेम खेल पाए। इसीलिए आरिसू कारुबे से बोलता है कि उन दोनों को जाकर एक गेम जीत कर आना चाहिए, ताकि उनके वीजा के दिन बढ़ जाएं और वो इतने टोक्यो में घूमकर पता लगा सके कि वहाँ चल क्या रहा है। रात को कारुबे और आरिसू को एक बिल्डिंग
दिखती है। पूरे शहर के अंदर सिर्फ वही बिल्डिंग चल रही थी, यानी कि वहीं पर गेम चल रहा था। वो दोनों उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं वहां पर और भी काफी लोग खड़े थे। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो गेम को पहली बार खेल रहे हैं। दोबारा से वो सभी लोग टेबल पे रखे हुए फोन उठा लेते हैं। इस गेम का नाम था टैग गेम। इस गेम के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को एक शिकारी से बचना था। वो पूरी बिल्डिंग के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक इंसान से बचना है जो कि उनको मारने के लिए आएगा। साथ ही में वो बिल्डिंग 2 घंटों के अंदर तबाह हो जाएगी। लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा रूम है जिसके अंदर जाकर वो लोग बच सकते हैं। उस शिकारी से बचकर उन्हें ऐसा रूम भी ढूंढना है जिसके अंदर वो सभी लोग जिंदा बचेंगे। वहां पर आरिसू और कारुबे एक आदमी से मिलते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर है और पहले भी वो 5 और गेम्स को खेल चुका है, यानी कि उसे गेम्स का काफी एक्सपीरियंस था। वो उन्हें ताश के पत्तों के पीछे का राज बताता है। वो उन्हें बताता है अगर चिड़ी का पत्ता आता है तो उन्हें एक टीम गेम खेलना होगा, यानी कि सभी को मिलकर उस गेम के अंदर एक टीम की तरह काम करना होगा। अगर ईंट के पत्ते का गेम होगा तो उन्हें लड़ना होगा। अगर हुकुम के पत्ते का गेम आता है तो उन्हें लड़ना भी होगा और टीम का भी साथ लेना होगा। और अगर दिल के पत्ते का गेम आता है तो वो होगा दिल का गेम, यानी कि इसमें कोई दिल की बाजी हारेगा। और ताश के पत्ते का नंबर जितना ज्यादा होगा वो गेम उतना ज्यादा भारी होगा। उन दोनों को भी उस कॉन्ट्रैक्टर की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो तीनों मिलकर बिल्डिंग के अंदर घूमने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर हमें उस शिकारी को दिखाया जाता है। शिकारी ने एक घोड़े का मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में एक गन थी। उसके सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा और सबसे पहले मारा जाता है वही कॉन्ट्रैक्टर। ये देखकर आरिसू और कारुबे छुप जाते हैं। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर छुप कर घूम रहे थे। तभी उन्हें 2 और लोग मिलते हैं। देखने में वो लोग बिल्कुल माफिया जैसे लग रहे थे और उन्होंने पहले भी काफी गेम खेले हैं। अब जैसा कि ये एक चिड़ी का गेम था, इसीलिए उन सभी को मिलकर काम करना था। वो चारों लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और जैसे ही उनके पास वो शिकारी आता है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में वो शिकारी कारुबे के चाकू मार देता है। दूसरी साइड आरिसू को ये काम मिला था कि वो उस कमरे को ढूंढे जहां पर वो सभी लोग बच सकते हैं। आरिसू देखता है कि बिल्डिंग के अंदर एक ही कमरे के बाहर बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं, यानी कि वो शिकारी उस कमरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। शायद हो सकता है कि वही कमरा हो जिसके अंदर वो सब लोग बच सकें। आरिसू भागकर उस कमरे के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर एक और लड़का पहुंच चुका था। इसका नाम था संतारो चिश्चयाय। संतारो भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट प्लेयर था और वो भी समझ चुका था कि शायद वही कमरा सेफ कमरा है। वो दोनों उस कमरे को खोलते हैं। उस कमरे के अंदर जाने पर उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन वहां पर एक और मास्क पहना हुआ शिकारी खड़ा हुआ था। वो शिकारी आरिसू को पकड़ लेता है। संतारो काफी ज्यादा सेल्फिश था। वो आरिसू की मदद नहीं करता। आरिसू किसी तरीके से उस शिकारी से बच जाता है। वो भागकर वहां सेफ जोन के अंदर पहुंच जाता है। उस सेफ जोन के अंदर 2 बटन लगे हुए थे। उन दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया जाएगा तभी उस बिल्डिंग का बम डिफ्यूज होगा। आरिसू बिल्डिंग से चिल्लाने लगता है कि उसे सेफ जोन मिल गया है। वहीं हमें बिल्डिंग के अंदर ओसागी को भी दिखाया जाता है। ओसागी भी उसी गेम को खेलने के लिए आई थी। अब क्योंकि ओसागी के बारे में हम जानते हैं कि वो पहले पहाड़ चढ़ा करती थी, इसीलिए वो बिल्डिंग पर भी विंडोज के सहारे चढ़ चढ़कर ऊपर पहुंच जाती है। आखिरी मिनट पर आरिसू और ओसागी उन दोनों बटन को एक साथ प्रेस कर देते हैं और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। वहीं हम देख पाते हैं उन शिकारियों का मास्क उतर जाता है और वो भी उन लोगों की तरह ही नॉर्मल इंसान थे। उनके गले में एक बेल्ट को बांधा हुआ था, यानी कि उन्हें इस काम को करने के लिए मजबूर किया गया था। अब क्योंकि इस गेम के अंदर खिलाड़ी जीते थे और शिकारी हारे थे, इसीलिए उस शिकारियों के गले का पट्टा फट जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी साइड कारुबे को वहां एक वॉकी टॉकी पड़ा हुआ मिलता है। उस पर कोई बोल रहा था कि हमें जवाब मिल गया है, सभी बीच पर आ जाओ। कारुबे वॉकी टॉकी को उठाकर पूछता है कि उन्हें कहाँ आना है, लेकिन अब दूसरी साइड से कोई भी जवाब नहीं आता। आखिरी में उन सभी लोगों के फोन पर हुकुम का पंजा बना हुआ आता है, यानी कि उन्हें 5 दिन और जीने का मौका मिल गया था। उन्हें 5 दिन का वीजा मिल जाता है। दूसरी साइड हमें शंतारो को दिखाया जाता है। वो उन्हीं मरे हुए शिकारी की बॉडी के पास जाता है और उनकी बॉडी को चेक करने लगता है। उनकी बॉडी की जेब में से उसे एक नक्शा मिलता है, लेकिन उस नक्शे को देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब आरिसू और कारुबे अपने घर पर वापस पहुंच जाते हैं। शिबुकी कारुबे के पेट पर पट्टियां बांध देती हैं क्योंकि गेम के अंदर उसके पेट पर चाकू लग गया था। अब उन दोनों को तो 5 और दिन का वीजा मिल चुका था, लेकिन शोता और शिबुकी के वीजा का ये आखिरी दिन था। लेकिन आरिसू और कारुबे भी डिसाइड करते हैं कि वो शोता की किसी गेम के अंदर मदद करेंगे और उसे उस गेम को जिता कर लेकर आएंगे। वो चारों लोग एक गेम की तलाश में निकल जाते हैं। वो चारों लोग एक गार्डन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये गेम सिर्फ 4 जनों का होने वाला था। वहाँ टेबल पर से वो मोबाइल उठा लेते हैं। साथ ही में उनके सामने टेबल पर कुछ हथियार भी पड़े हुए थे। उनके मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि इस गेम के अंदर भेड़ को भेड़ियों से बचना है और सामने जितने हथियार पड़े हैं भेड़िया उन हथियारों की मदद से भेड़ को मार सकता है। वहाँ पर उन्हें एक नेक बैंड, हेडफोन और कुछ ग्लासेस मिलते हैं।
वो उन चीजों को पहन लेते हैं। लेकिन उस गेम की खासियत ये थी कि अगर भेड़िया जीतता है तो उनमें से सिर्फ एक ही जना जिंदा बचेगा। लेकिन साथ ही में जो उन्होंने चश्मे पहने थे, उन चश्मों का भी एक फायदा था। उन चारों में से जो भी भेड़िया बना होगा, अगर वो दूसरे की आंख में देखेगा तो दूसरा इंसान भेड़िया बन जाएगा और वो खुद भेड़ बन जाएगा। आसान भाषा में, अगर कारुबे भेड़िया बना हुआ है और आरिसू भेड़ बना हुआ है, अगर कारुबे आरिसू की आंखों में देख लेगा तो आरिसू भेड़िया बन जाएगा और कारुबे भेड़ बन जाएगा। और इस समय भेड़िया बनी हुई थी शिबुकी। वो तीनों दोस्त दिमाग लगाते हैं, अगर वो शिबुकी को मार देंगे तो वो तीनों लोग जिंदा बच सकते हैं। कारुबे उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आरिसू ऐसा नहीं करना चाहता था। धोखे से आरिसू शिबुकी की आंखों में देख लेता है, जिसकी वजह से वो भेड़िया बन जाता है। आरिसू जाकर एक जगह पर छुप जाता है और वो अपने उस गले पर बंधे हुए हेडबैंड को खोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अगर उनका टाइम खत्म हो गया तो वही चीज उनके गले को काट देगी और उन सभी की मौत हो जाएगी। अब आखिरी के सिर्फ 3 मिनट बचे थे और आरिसू कोने में बैठकर रो रहा होता है, क्योंकि फिलहाल वही भेड़िया बना हुआ था। उसे अपने दोस्तों के पुराने दिन याद आ रहे थे, किस तरीके से वो तीनों दोस्त मिलकर मस्तियां किया करते थे। लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि उन दोस्तों को ही आपस में लड़ना पड़ रहा है। आरिसू नहीं चाहता था कि उसके दोस्त मारे जाएं, क्योंकि इस टाइम वो सभी भेड़ें बनी हुई थी और भेड़ों के पास ही सिर्फ टाइम की लिमिट थी। टाइम खत्म होने तक अगर वो लोग भेड़िए को नहीं मार पाए तो वो सभी लोग मर जाएंगे। लेकिन कारुबे और शोता अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं। वो खुद मरने के लिए तैयार थे, लेकिन वो चाहते थे कि आरिसू जिंदा बच जाए। शोता शिबुकी को भी पकड़ लेता है और उसके मुंह को दबा लेता है, ताकि वो चिल्लाकर बता ना पाए कि वो लोग कहां पर छुपे हुए हैं। आरिसू उन सभी को हर जगह ढूंढने लगता है, ताकि वो अपने दोस्त में से किसी को भेड़िया बना सके और खुद मर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। टाइम खत्म हो जाता है और सारी भेड़ें मारी जाती हैं, यानी कि कारुबे, शिबुकी और शोता। आरिसू अपने दोस्तों की लाश के पास आकर बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसकी जिंदगी में उसके दोस्त बहुत ज्यादा मायने रखते थे और अब वो ही मर चुके हैं। आखिरी में आरिसू को दिल का 7 नंबर मिल जाता है, यानी कि यही वो दिल का गेम था जिसके अंदर दिल की बाजी हारनी थी। ये था इस सीरीज का पहला पार्ट। मैं दूसरे पार्ट को भी जल्द ही लाऊंगा।